Will we put out an opinion poll? वेलकम टू अनदर इलेक्शन शो। आज हम MSU में हैं, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा में, और हमारे साथ कुछ बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट इलेक्शंस एंड देयर मेन इश्यूज। क्विकली हम इंट्रोडक्शन करते हैं, जल्दी जल्दी। नाम, कॉन्स्टिट्यूंसी और एक मेन इशू जो आपको लगता है इस इलेक्शन में सबको सोचना चाहिए। तो आई कम टू लेडीज़ फर्स्ट। नाम, कॉन्स्टिट्यूंसी और एक मेन इशू। ओके, मेरा नाम भूमि है और अभी का मेन इशू तो मुझे एम्प्लॉयमेंट का लग रहा है, क्योंकि अभी बहुत सारे यूथ है जो अनएम्प्लॉयड बैठे हैं घर पे। ठीक, बस इशू का अभी नाम करना, फिर हम डिस्कशन बाद में करेंगे। ઓકે, માય નેમ ઇઝ અમી ખેની એન્ડ મારા માટે મેન ઇશ્યુ અત્યારે તો સ્ત્રી સેફટી છે। विमेन सेफ्टी, मुझे गुजराती नहीं आती लेकिन मैं गेस करूँगी। माय नेम इज़ शिफा मिर्ज़ा। पहले तो रोड्स के मैं बोलूँगी, रोड सब अच्छा बना है, तो रोड्स अच्छे बनेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। और हाय, दिस इज़ आकृति सिंह एंड आई एक्चुअली सपोर्ट बीजेपी, और मुझे लगता है कि जेंडर इक्वालिटी इज़ द बेस्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एग्जैक्टली। और आपको लगता है बीजेपी ने अच्छा काम किया है जेंडर हाँ, इक्वालिटी में एग्जैक्टली promote किया तो है, we'll बहुत talk अच्छा more किया about that. है। Ma'am, my name is Hemant Kumar, and my main issue is focusing on primary education, because there was a report that was issued by government that 700 schools in Gujarat are run by a single teacher. That is my main concern. और आप गुजरात से हैं या बाहर से हैं? Ma'am, I'm from Rajasthan. राजस्थान से हैं, but you know quite a lot about Gujarat Yes, ma'am. politics. I have been living here from last 10 years. Great. माय नेम इज़ पटेल हेमंग। आई एम FY BCA स्टूडेंट। मेरा एक इश्यू है मेरा गवर्नमेंट से। मैं बीजेपी को कंसिडर करता हूँ कि ट्रैफिक पुलिस है ना, अच्छे से वर्क नहीं करती। बहुत ही माइक्रो लेवल। हाँ, माइक्रो लेवल। वो बड़ौदा के ऐसे असली साइड में समस्या है। बैठे रहते हैं, जैसे छाव ट्रैफिक में। पुलिस को डंडा लगाओ। Okay. माय नेम इज़ चेतन गौतम एंड आई एम फ्रॉम सेम FA BCA। मेरा मतलब सपोर्ट तो बीजेपी को ही है, क्योंकि वो बहुत मतलब जब से तब से अच्छे काम कर रहे हैं। कोई भी डिजास्टर हो, कुछ भी हो, वो एकदम तुरंत क्विक हेल्प करते हैं, और मतलब इस बार उनको ही वोट जाना चाहिए। आपका कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पे पड़ता है? सयाजीगंज। माय नेम इज़ सौरभ सोलंकी और सयाजीगंज मेरा विधानसभा लगता है, और मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ। और मेरा एक पॉइंट है कि बेरोजगारी। इस बार नया मैनिफेस्टो में भाजपा ने कहा है कि 20 लाख बेरोजगारी की नौकरी मिलेगी। तो मैं भाजपा को कहना चाहूँगा कि इस पॉइंट पे ज़्यादा काम करे, क्योंकि बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। तो 20 लाख सही में ही वो करके दिखाए, बेरोजगारी दूर तो कर। बीजेपी सपोर्टर होने के नाते आपको लगता है सबसे बड़ा इनका फोकस होना चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट का, यूथ? यस। ओके। आई बारिया हर्षवर्धन, BA फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। मेरा इश्यू है एजुकेशन। एजुकेशन। और आप बीजेपी सपोर्टर? कांग्रेस सपोर्टर। ओके, गुड। डाइवर्सिटी। हाँ, आपका नाम और कंस्टिट्यूंसी और एक इशू बस। मेरा नाम निहाल कनौजिया है। मैं मास्टर्स सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। कौन सा विधानसभा? बड़ौदा। मेरा नाम अजय वर्मा है। मैं BA थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरा विधानसभा लगता है सयाजीगंज। और इशू महंगाई, देखा जाए तो महंगाई अब बढ़ती चली जा रही है। महंगाई पर रोक नहीं है सरकार की। मेरा नाम प्रिंस राजपूत है। मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। एक्चुअली मेरा मांजलपुर एरिया लगता है। मांजलपुर में जैसे कि बात की जाए, अलग अलग मांजलपुर की नहीं, पर्टिकुलरली बड़ौदा या गुजरात की बात की जाए तो एजुकेशन को, जैसे कि मेरी एज 22 है, और 22, और यहाँ पे जैसे कि बात की जाए बीजेपी की सरकार पिछले 27 साल से है, तो हमने किसी अन्य सरकार तो देखी नहीं है, हमने बीजेपी की ही सरकार देखी। और मेरे मांजलपुर के जो हमारा यहाँ के MLA है योगेश पटेल, पिछले वो भी उतने सालों से, काफ़ी सालों से वहीं पे वो स्थापित है, तो हमने कोई अलग सरकार देखी नहीं। एज अ उनकी एज 76। तो आप चाहते हैं कि अलग कुछ सरकार आए? परिवर्तन होना चाहिए, पुनरावर्तन नहीं, बट परिवर्तन एटलीस्ट होना चाहिए। मेरा नाम है निखिल सोलंकी। मेरे सिटी असेंबली लगती है, और अभी सिटी बड़ौदा, सिटी शहरवाड़ी विधानसभा। विद्यार्थियों का एक सबसे बड़ा इश्यू ये है कि पेपर लीक गुजरात में सबसे ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। कई सारे इश्यूज आए। एक स्टूडेंट के लिहाज से एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर कई जगहों पे हमने देखा कि वो पेपर लीक्स, और कई सारे एग्ज़ाम्स के पेपर लीक्स हुए हैं। तो इसकी वजह से जो आप लोगों के ऊपर असर पड़ा है, ज़्यादा नहीं लेकिन एक दो लोगों से बातचीत करना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि वो कितनी बड़ी समस्या है गुजरात में पेपर लीक के बारे में कोई बोलना चाहता है? कोई इंपॉर्टेंट इशू है आप लोगों के लिए? क्या चाहोगे आप, सरकार इस पे क्या करे?
आपको? हाँ, पेपर लीक गुजरात में एक सबसे बड़ा इश्यू है विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि आपको पता है कि महंगाई ज़्यादा से ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इतनी महंगाई में एक मध्यम परिवार का लड़का या लड़की पढ़ रहे होंगे तो लाखों रुपीस की उनकी फीस खर्च करके वो लोग पढ़ते हैं, पढ़ के फिर वो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए पूरी प्रिपरेशन करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं। फिर जब एग्जाम आती है तब एग्जाम के अगले दिन पेपर लीक हो जाता है। तो उनकी पूरी तो आप मेहनत, क्या चाहोगे कि सरकार क्या करे इसके? सरकार जो पेपर लीक करते हैं उनको पकड़ने में हमें लगता है कि नाकामयाब रही है। तो हमें ये अब सरकार में परिवर्तन लाना चाहिए और ये पेपर लीक जो हो रहा है अब से ना होना चाहिए। आई थिंक हम थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी सपोर्टर्स हैं, कांग्रेस सपोर्टर्स भी हैं, लेकिन आप लोगों ने जो गवर्नमेंट देखी है यहाँ पे वो बीजेपी की ही देखी है ना? जब से आप बड़े हुए हो आप बीजेपी को ज्यादातर 20 साल 22 साल 25 साल 23 साल के आपकी लोग हैं। एज ही उतनी है जितनी कि यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट की एज है। तो 2 क्वेश्चंस हैं और कोई भी ले सकता है, मे बी आई कम टू यू टू फर्स्ट, कि 1 बीजेपी का आपको क्या अच्छा लगा इतने टाइम में? अगर आपको 2 टॉप चीज़ें बोलनी है जो आपको लगता है उन्होंने बहुत अच्छा करा है, और जो ना खुश हैं वो ये बताएं कि क्यों ना खुश हैं, बुरा क्या लगा? हाँ, बुरा क्या लगा, परिवर्तन क्यों चाहते हैं आप? एज आई टोल्ड द रीजन जेंडर इक्वालिटी, तो मुझे अच्छी लगी है जेंडर इक्वालिटी, क्योंकि जब से बीजेपी की सरकार बनी है गर्ल्स आर मोर पावरफुल देन बॉयज, आई कैन से। अच्छा, हाउ डू यू से दैट? क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है डेवलपमेंट। ऑब्वियसली एक्चुअली माय नेटिव प्लेस इज बिहार, तो Okay. बिहार में ना इतनी जेंडर इक्वालिटी नहीं है, बट आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ बीजेपी आई कैन से हाँ है। और आप यहाँ कब आए हैं, कब से रह रही हैं? एक्चुअली मैं गुजरात में 12 साल से रह रही हूँ। वाओ, 12 साल से 12 साल से। बिहार से यहाँ पे। और बीजेपी की लीडरशिप में आपको कौन पसंद है? ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। लोकल गुजराती नहीं, उतना आइडिया नहीं है, मैं सिर्फ मोदी जी को देख के खुश हो जाती हूँ। क्यों? बस है इंस्पिरेशन, यू कैन से इंस्पिरेशन। क्वालिटी बताइए जो आपको अच्छी लगती है मोदी जी की। His speaking skills. Speaking skills you really like. Exactly. And you don't like Nitish's speaking skills? No. Nitish versus No. मोदी में कौन नंबर? मोदी। एक ये बीजेपी सपोर्टर है। आपको 2 अचीवमेंट्स बीजेपी की। अचीवमेंट्स की बात करें तो भारत देश में बहुत सालों बीत गए, जो आज तक नहीं बना था राम मंदिर। नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद वो निर्माण हुआ राम मंदिर। वो हिंदू धर्म के लिए ये एक अच्छी बात थी कि इतने सालों से जो हमारे पूर्वजों ने अपनी जान दी है इस मंदिर के लिए, उनका आज सपना पूर्ण हुआ। आपके पूर्वजों ने जान दिए मंदिर के लिए, मतलब जो हिंदू धर्म के लोग थे, कारसेवक जो थे, हाँ, जो हिंदू धर्म के लिए राम भगवान के मंदिर के लिए जो उन्होंने बहुत से प्रोटेस्ट किए थे और शायद उनकी जान भी वहाँ पे गई है, तो उनके लिए ये एक पॉइंट है। मस्जिद भी तुड़वाई उसके लिए, मतलब वो मंदिर बनवाने के लिए कितने की जान इसीलिए क्योंकि वहाँ मस्जिद भी थी और बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करते थे और गवर्नमेंट उसको आगे बढ़ने के लिए देती नहीं थी, मतलब प्रोग्रेस नहीं होता था उसका। पर जब से बीजेपी है और जितना प्रोग्रेस जल्दी हो रहा था तो वो हमको दिखा। और राम मंदिर का मतलब, तो राम मंदिर आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट इशू एज यूथ, क्योंकि कई लोग बोल सकते हैं कि इससे आप लोग का ना आपको नौकरी मिलेगी, ना आपका एम्प्लॉयमेंट का कुछ ज़्यादा होगा, एजुकेशन से भी कोई इम्पैक्ट नहीं है। इनफैक्ट राम और मंदिर मस्जिद की पॉलिटिक्स में शायद यूथ पीछे रह जाता है। यूथ की बात करें तो हम यूथ हमेशा आगे ही बढ़ रहे हैं इस बार। तो जब से नरेंद्र मोदी की सरकार है, यूथ के लिए तो बहुत ही अच्छा बन गया आगे बढ़ने का। हर एक फील्ड में, स्पोर्ट्स से लेकर हर एक फील्ड में लड़कियां भी आगे बढ़ रही है। बट जो राम मंदिर है वो हमारे हिंदू धर्म की बात आती है और यूथ को अपने धर्म को तो पहले रखना ही चाहिए। तो आपको लगता है एज अ यूथ धर्म इज इम्पोर्टेंट? यस, सबसे ज़्यादा इमोशनल इशू धर्म है आपके लिए? एज अ यूथ मेरी जो प्रायोरिटीज़ है वो थोड़ी अलग है। मैं ज़्यादा फोकस एजुकेशन, हेल्थ केयर इन पे करता हूँ। सो रिलीजन, आई थिंक रिलीजन इज़ वेरी पर्सनल एंड आई थिंक कि हमें उसमें इंटरवीन नहीं करना चाहिए। और वेन एवर वी आर वोटिंग, फॉर एग्जाम्पल अभी गुजरात विधानसभा के इलेक्शंस है, तो हमें नेशनल लेवल के लीडर्स को नहीं देखना चाहिए। वी हैव टू सी आवर ओन लीडर्स जो यहाँ पे हैं, उनके काम को देख के हमें वोट करना चाहिए। बट जस्ट बिकॉज अगर हम मोदी की वजह से वोट करेंगे, इट कांट ब्रिंग चेंजेस। तो आपने बोला आप राजस्थान से हो ना, तो राजस्थान की गवर्नमेंट और गुजरात की गवर्नमेंट को आप कंपेयर करोगे तो कौन बेटर है? मतलब जितना आपने देखा है। आई थिंक डोमेन के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं गुजरात में। राजस्थान में अगर देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा है, पर यहाँ पे मैं मतलब गुजरात सरकार ने अच्छा काम किया है। वैसे कम, हाँ, यस मैम। ओके, राम मंदिर इज एन इशू फॉर यू? नो मैम। ओके, सो व्हाट आर द मेन इश्यूज फॉर बोथ ऑफ यू? दोनों बताइए।
बीजेपी ने जो किया है, आपने बोला आपकी एज ही उतनी है, तो आपने बचपन से उसी को देखा है। इस बार मिलना चाहिए कांग्रेस को, तो हमें पता चले कि वो कैसे कर रहे हैं, क्योंकि इतने टाइम से बीजेपी का देख रहे हैं सब और कुछ। बीजेपी की अगर आप 2 ड्रॉबैक्स बताएं कि भाई गवर्नमेंट इतने साल से थी लेकिन ये काम नहीं किया, या ये काम किया और हमें पसंद नहीं आया। पहली बात तो पेपर लीक का बोला है, वही बहुत बड़ा मेन इशू है। फिर लड़कियों के लिए स्कीम्स बहुत निकाली है, वो अच्छी बात है। बहुत महंगाई बढ़ गई है, एक गरीब इंसान इतने सारे कैसे अफोर्ड कर सकता है इतना सारा चीज़। प्रोडक्ट्स 1800 के हो तो वो खरीद सकते हैं, लेकिन 20 रुपए का आलू आपसे नहीं खरीदा जाएगा। पर जो 20 रुपए के आलू नहीं खरीद सकते वो मेकअप भी तो नहीं खरीद रहे हैं। नहीं, मेकअप खरीदा जा रहा है। ऐसा थोड़ा, आई डोंट थिंक पेट काट के कोई मेकअप तो नहीं खरीदता होगा, ये तो थोड़ा ज्यादा। रोज दिहाड़ी काम करके जो मजदूर जो अपने घर पैसे लेके जाता है उससे पूछा जाए, क्योंकि महंगाई दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। अगर देखा जाए, ये इन्हीं नरेंद्र मोदी ने जब प्रधानमंत्री, जब पहला जो वो 2016 में लड़े थे प्रधानमंत्री का चुनाव, तो उन्होंने वादा किया था कि जब मेरी सरकार बनेगी तो 15-15 लाख रुपए ब्लैक मनी सबके खाते में आएगा। जब से मैं समझदार हूँ, जो गैस का सिलेंडर 615 रुपए का हम लाते थे, आज 1160 है। मैं मतलब मेरे घर वाले, मेरे मतलब जो डैडी हैं, भैया हैं, जो गाड़ी में पेट्रोल डलवाते थे, मैंने देखा 65 रुपीज लीटर, आज की तारीख में 96 to 100 रुपीज लीटर। ये महंगाई नहीं है तो क्या है। और देखा जाए तो एजुकेशन लेवल पे अगर देखा जाए तो हर गवर्नमेंट एग्जाम जो भी गुजरात में आती है, एग्जाम आने के एक दिन पहले पेपर लीक होता है। आप देख लो, लास्ट टाइम का टर्म PSI का देख लो, कांस्टेबल का देख लो, तलाटी का देख लो, मामलतदार का देख लो, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को देख लोगे, हर पेपर लीक होता है। और पेपर जो लीक होता है, तो जो इंसान द्वारा लीक किया जाता है उसकी धरपकड़ गुजरात गवर्नमेंट द्वारा की जाती है नहीं। यही मेरा कहना है। और रही बात महंगाई, तो महंगाई हर चीज में बढ़ती जा रही है। किसी भी चीज में गवर्नमेंट अपनी सशक्ति नहीं दिखा रही है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो हर चीज में आम लोगों के बारे में अगर सोचे तो बहुत अच्छा है। उद्योगपति को सपोर्ट करने वाली बीजेपी गवर्नमेंट है। अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, मिडिल क्लास रह जा रहे हैं। एक क्वेश्चन, क्योंकि उन्होंने राम मंदिर का इशू उठाया, तो अगर शो ऑफ हैंड्स में बता सकते हैं हमें कि किसके लिए राम मंदिर एक अच्छा इशू है, इंपॉर्टेंट इशू है? नहीं, मेरा मतलब कि ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका वोट डिसाइड करने में, या आपका लॉयल्टी डिसाइड? ये चीज नहीं है। किसके लिए इशू है? हाथ रेस, अच्छा, इन लोगों के 4 लिए, लोग। और बाकी किन के लिए ज्यादा रोजगार और बाकी चीजें इशू हैं। एज अ यूथ हमारा मेन होता है एजुकेशन के साथ साथ जो हमको एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है आज के टाइम पे। जो अनएम्प्लॉयमेंट की तादाद बहुत ज़्यादा है। हम खुद एज ए यंगस्टर जब इंटरव्यू देने जाते हैं, हमारा जो एजुकेशन है, जो एजुकेशन बेस पे जैसा जॉब मिलना चाहिए वैसा जॉब नहीं मिल रहा। 8-10 हज़ार रुपये की जॉब के हिसाब से। अगर दोबारा शो ऑफ हैंड्स में आप बता सकें कि यहाँ पे किन किन को गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए और कौन लोग प्राइवेट में जाना चाहते हैं, ऐसा कुछ है कि गवर्नमेंट ही करना? नहीं, सभी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए। वो गवर्नमेंट जॉब इसलिए, बिकॉज गुजरात में तो कहते हैं बिजनेस माइंडेड कम्युनिटी है, एंटरप्रेन्योरियल कम्युनिटी है। बिजनेस माइंड कम्युनिटी उनकी है जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, जिनका पहले से ही फादर लोगों ने सब सेट कर रखा है। कर पाएगा ना, जिनके पास ऑलरेडी कैपिटल है वो बिजनेस कर पाएगा। एक गरीब वर्ग का, एक मध्यम वर्ग का लड़का कैसे बिजनेस कर पाएगा? हाँ, वो तो गवर्नमेंट जॉब के, वो तो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करेंगे, और एग्जाम करने से पहले पेपर लीक हो जाएगा। इसलिए ये सरकार बदलनी चाहिए। एक देश में अगर आपने देखा हो तो प्राइवेटाइजेशन भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। अगर आप बैंक्स की बात करें, रेलवेज़ की बात करें, तो ये एज अ कंट्री इंडिया काफ़ी अभी अंडर डेवलप्ड है। सो वी आर नॉट इन द डेवलपिंग फेज, वी आर नॉट टोटली डेवलप्ड। तो अगर हम प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं तो इससे सबसे ज़्यादा नुकसान है वो जो गरीब लोग हैं उनको है। बिकॉज जो अगर हम, बट इनएविटेबल भी है थोड़ा बहुत प्राइवेटाइजेशन। मैम इनएविटेबल है मतलब कैसे मैम, आप बताइए। बिकॉज अगर आप कुछ मतलब प्रोपोर्शन को छोड़ दे तो मोस्टली जो लोग हैं यहाँ पे दे आर नॉट दैट मच रिच। और जो कैपिटलिज्म होता है उसका मेन फोकस होता है प्रॉफिट। ओके, नो मार्क्सिस्ट क्लासेस। सबसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, एक बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है ये। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सब लोगों ने यहाँ पर बातचीत करना शुरू किया कि आतंकवाद खत्म कर देंगे, परमानेंट पीस ले आएंगे हम। आप लोगों के लिए इस समय, इस चुनाव में जब 27 साल लगभग एक सरकार यहाँ पर एक पार्टी की सत्ता है, 8 साल से केंद्र में है, तब आप लोगों को लगता है कि यहाँ पे गुजरात में वास्तव में लोगों को किसी तरह का डर है जिसकी वजह से वो बार बार आतंकवाद, पीस, किस तरह का डर है? डर किसी तरह का नहीं है, क्योंकि जब तो फिर ये मुद्दा है क्या कि आतंकवाद और ये सारी चीजें मुद्दा है जो प्रधानमंत्री डरा के वोट मांगने की कोशिश है पहले, हाँ। फिर इनसे भी बात कर लेते हैं। डरा के वोट मांगने की कोशिश है। और अभी जो राम मंदिर की थोड़ी देर पहले बात हुई थी
कि राम मंदिर के नाम पे वोट मांगने आए हैं तो वोट देने का कि नहीं देने का, तो मैं आपको एक ही लाइन में बताना चाहूँगा कि लोकशाही में धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगना चाहिए, जो कि ये बीजेपी सरकार कर रही है। राम मंदिर बनाने से युवाओं को रोजगार नहीं मिलने वाला, इसलिए राम मंदिर के नाम पे अगर कोई वोट मांगने आए तो वोट मत देना। एजुकेशन के बारे में सोचना, रोजगार के बारे में सोचना और फिर ही वोट आप देना। चुनाव नहीं लड़ रहे हैं अभी, वोट मांगने वाली बात मत कीजिए। इन लोगों से पूछते बहुत देर से बंद, फिर मैं आता हूँ। ये दो लोग, हाँ बताइए क्या महत्वपूर्ण मुद्दा है? जिस तरह से सरकार में है, लोग वो कह रहे हैं कि आतंकवाद एक बड़ा चीज़ है, यहाँ पर लोगों को डर के हमने शांति स्थापित की है सब, ये वास्तव में आप लोगों को किसी तरह का डर है या कुछ और भी मुद्दे आप लोगों के लिए हैं? नहीं, वास्तव में तो किसी तरह का डर नहीं, क्योंकि हम यहाँ बड़े हुए इतने साल हो गए, हमने कभी किसी आतंकवाद को ऐसा कुछ करते हुए हमने कुछ देखा नहीं है। सरकार बहुत शांति से काम करती है। तो फिर क्यों लगता है, क्यों प्रधानमंत्री गृह मंत्री इस तरह की बात कर रहे हैं? बस वोट मांगने के लिए सबके पास है। आतंकवाद का कोई डर है ही नहीं, हमने कभी देखा ही नहीं है। शांति से लड़कियाँ शाम को भी बाहर जा सकती है, उसकी सेफ्टी भी अच्छी हुई है। पर ये क्रेडिट आप बीजेपी को देंगे कि उन्होंने गुजरात को पीसफुल स्टेट बनाया है? क्रेडिट ऐसा तो क्रेडिट किसी को दे नहीं सकते ना, क्या बीजेपी आया तो उससे पीसफुल हुआ है? पहले भी तो था ही ना, कांग्रेस के टाइम पे भी पहले भी था और अभी भी है। ऐसा नहीं कि बीजेपी को क्रेडिट दे सकते अपने। आई थिंक जो मोरबी का हादसा हुआ ब्रिज का, आई थिंक वो किसी आतंकवाद से कम नहीं है, मेरा ये मानना है। जो करप्शन है, आई थिंक वो आतंकवाद ही है एक तरह से, बिकॉज इतने जो मतलब लोग हैं जिनकी कुछ गलती नहीं थी, उन्होंने अपनी जान गंवा दी जस्ट बिकॉज ऑफ करप्शन। तो ये मेरे हिसाब से आतंकवाद से कम नहीं है। वो आतंकवाद के रिलेटेड हुआ ही क्यों? वो तो अचानक ही हुआ है ना, ऐसा थोड़ी। पर आपको लगता है कि इसमें जो मोरबी का हादसा हुआ उसमें जिस तरह का काम होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए थी, जैसे उन्होंने एक गार्ड को गिरफ्तार किया, ये बड़ा जो जिसके ऊपर आरोप है, जो ठेकेदार था या जो उसके मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार था, उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया, तो आप ये लगता है कि ये गड़बड़ सरकार की तरफ से हुई है? ये तो सरकार की तरफ से ही हुआ। क्या होना चाहिए था, बताइए। जो घड़ी बनाने वाली कंपनी है उनको कॉन्ट्रैक्ट देते हो तो हाल तो वैसा ही होगा ना, ब्रिज का टूटेगा ही ना। नहीं, मुझे भी लगता है कि यहाँ गलती सरकार की है, क्योंकि 100 जन के चढ़ने वाले ब्रिज पे आप 400 लोगों को चढ़ा रहे हैं, तो गलती तो है। गलती उसमें सरकार की है, बट इसमें ऐसा है कि अगर किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है तो पहले उनका बैकग्राउंड देखा जाए कि वो कैसे पहले काम करते हैं, ठीक है, ऐसे ही ना दिए जाए। और मेरा कहना ये है कि आप सिर्फ पार्टी को देख के वोट मत दो, जो इंसान काम करता है उसको देख के वोट दो, ठीक है। पार्टी को देख के सभी वोट दे देते हैं, और ऐसा होता है कि जब इलेक्शन का टाइम आता है तभी सारे चीज़ें होते हैं। स्मार्ट सिटी बना के क्या करोगे जब इंसान ही मर जाएगा भूख के मारे, ठीक है। डिग्री लेने के बाद भी किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, तो आप कैसे तय करते हैं वोट देने का कि जो काम कर रहा है, जो समाज के बीच में रह के, जो लोगों के बीच में रह के काम करे, उसे वोट दीजिए। ऐसा है तो अगर जैसे इलेक्शन आने के टाइम पे ही अगर रोड बनती है तो मैं बोलता हूँ हर साल इलेक्शन होना चाहिए, तो कोई रोड ऐसी गड्ढे वाली नहीं होगी, ठीक है। हाँ, जैसे कि मोरबी दुर्घटना की बात की जाए तो नितिन पटेल उन्होंने खुद एक स्टेटमेंट दिया था कि इसमें सरकार की गलती है, क्योंकि बात की जाए मोदी जी की, तो मोदी जी ने जब बंगाल का इलेक्शन था उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि ये बंगाल में जब पुल गिरा था तो उन्होंने बोला था कि ये एक चेतावनी है कि सरकार ने जो गलत काम किया, भगवान ने एक चेतावनी दी है कि ये सरकार गलत काम कर रही है, इसलिए सरकार बदलनी चाहिए। तो ये क्या है? ये भी एक चेतावनी है गुजरात के लिए। मोदी जी ने कहा था एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। अब सौरभ से जानते हैं, ये सौरभ क्योंकि इन तमाम सवालों का जवाब इनके पास होगा। हाँ जी, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, तो मैं जब कांग्रेस पास्ट में जब उनकी सरकार थी तो मैं कहना चाहूँगा कि मेरे फादर उनके सरकार के टाइम पे ही पढ़ते थे, उनको कोई स्कॉलरशिप नहीं थी, प्लस उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता तो रोड्स ट्रांसपोर्टेशन कोई ठीक से नहीं था, हाईवेज नहीं थे, उनको चल के। हाँ, आपको स्कॉलरशिप? हाँ, अभी तो स्कॉलरशिप मिल रही है। अच्छा, MS यूनिवर्सिटी की बात करो, स्कूल्स की बात करो, स्कॉलरशिप हर जगह को मिल रही है। NSW की बात करो, गुजरात डिजिटल की बात करो, ये स्कॉलरशिप मिल रही है। तो आपके पिताजी ने कहाँ तक पढ़ाई की है? मेरे TY BCom कंप्लीट किया है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी वैसे तो स्टेट इलेक्शन चल रहा है, लेकिन यहाँ पे मोदी जी आ रहे हैं, केजरीवाल जी आ रहे हैं, राहुल नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनका काफ़ी पोस्टर में वही है, तो ये तो होगी सेंट्रल लीडरशिप। लोकल लीडरशिप बीजेपी के आपको कौन पसंद है? क्योंकि आप लोग बीजेपी के ही सपोर्टर हैं। लोकल लीडरशिप स्ट्रांग है या सारा कुछ रिमोट कंट्रोल सेंटर से हो रहा है? नहीं, लोकल लीडरशिप स्ट्रांग है हमारे। कौन आपको पसंद है? मेरे को भरत डांगर पहले से पसंद आया है। ये आपके MLA हैं? नहीं,
पूर्व मेयर थे और हमारे एमएस यूनिवर्सिटी के एक्स स्टूडेंट लीडर थे, और मेरे को पहले से वो मेरे एक मार्गदर्शन रहे। हमारे जैसे कि मतलब अभी मेयर जो अभी फ़िलहाल में है और अभी सयाजीगंज विधानसभा से वो खड़े हुए हैं, तो वो मतलब मेयर ऑफ, उनका नाम केयूर भाई रोकड़िया है। तो वो उनने मतलब जितना हो सके हमारे उधर जो था रोड सिस्टम, ट्रैवलिंग सिस्टम जो सब ख़राब था। और एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो एजुकेशन पहले से काफ़ी अपग्रेड हो चुका है। जो केजरीवाल और राहुल दूसरे पक्ष में, तो उनमें से कौन पसंद है आपको लीडरशिप में? एनीवन लाइक्स केजरीवाल? तो सब मुफ्त में ही दे देते हैं, भी दे देगा मुफ्त में। बहुत सारे लोग हैं। पहले वो बिल एकदम कम कर दे रहा है और फिर थोड़े टाइम के बाद इतने सारे बिल के पर आपको अमाउंट कैसे दे पता? रहा है। दिल्ली में हुआ है ना अभी। आप जानती हैं वहाँ पे ऐसा हो रहा है कि बढ़ा दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं? वहाँ से सुनने में आया है। अच्छा, सुनने में। कांग्रेस व्हाट्सएप ग्रुप्स में यही फैलाया जा रहा है। हाँ, केजरीवाल के बारे में और क्या कैसे देखते हैं केजरीवाल को? क्योंकि न्यू पार्टी है, सबसे न्यूएस्ट मैं पार्टी है। मानता हूँ कि एक मौका देना चाहिए, क्योंकि उसका एक रीज़न ये है, क्योंकि सबसे पहले जब बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली में अभी उनको सिर्फ 10 साल ही हुआ। जैसे कि बात की जाए, उन्होंने 1 साल के अंदर में गवर्नमेंट बनाई थी और वहाँ पे काम किया, इसलिए उनको वापस दोहराया गया। तो एक मौका मुझे लगता है देना चाहिए। आप बहुत कुछ कह रहे थे बेरोजगारी के बारे में, किस तरह से यहाँ पर बताएं? बेरोजगारी का अगर मुद्दा देखा जाए तो देखिए, बेरोजगारी दिन पर दिन कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, रोजगार नहीं मिले जा रहे। आप कोई भी सेक्टर देख लीजिए, इंडियन रेलवेज, बैंकों में देख लीजिए, हर जगह प्राइवेटनेस कर दिया जाए। और ऑलमोस्ट एम्प्लॉयज़ को, जहाँ पर बेसिक तरह पर अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, आधी सैलरी पे रख लिया गया है। आप आधी से ज़्यादा जहाँ पर आप खुद जाके देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। इशू मैं समझ गया, तो हमने शुरू में बात कर लिया। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि 27 साल से यहाँ पर एक पार्टी की सरकार है, आप सब लोगों ने एक ही पार्टी की सरकार देखी है, तो बदलाव के लिए आप लोग क्या सोचते हैं? डेमोक्रेसी में बदलाव किस तरह का होना चाहिए? नहीं होना चाहिए बदलाव? आई थिंक चेंज इज़ इनएविटेबल, और मुझे लगता है कि बीजेपी ने यहाँ पे 27 साल तक शासन किया है, तो मुझे लगता है कि अभी कोई नई पार्टी जो उनसे बेहतर काम कर सकती है, उन्हें आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ओके, 2 क्वेश्चंस हम क्विकली पूछेंगे, उसके बाद वील रैप अप। गुजरात में बहुत सारे यूथ लीडर्स थ्रो करे हैं, हाँ, हार्दिक पटेल, अल्पेश, गोपाल इटालिया, जिग्नेश मेवानी। तो इनमें से आप लोगों को कौन यूथ लीडर अच्छा है लगता है इनमें से, या कोई और यूथ लीडर? संक्षेप में सारे लोग अपने अपने पसंद के लीडर के बारे में बताएं। कौन? अच्छा, राजस्थान। आप राजस्थान बाद में, पहले गुजरात। वेलकम बैक टू गुजरात। यूथ लीडर हाँ, कौन सा? कोई भी पसंद नहीं आपको? अल्पेश ठाकुर, हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी, गोपाल इटालिया, कौन सा? पहले जब हार्दिक पटेल, या कोई और इनके अलावा आपके दिमाग में? ना, ऐसा तो कोई है नहीं, क्योंकि हार्दिक पटेल को हम पहले पसंद करते थे, पर हार्दिक पटेल जब आंदोलन किया था, पाटीदार आंदोलन, तब ऐसा लगा कि ये कुछ देश के लिए करेगा। फिर कांग्रेस में बहुत अच्छा काम किया, फिर उसके बाद वो पलटी मार के भाजपा में चला गया और अभी खो गए हैं। तो ऐसा नहीं कि कुछ मुद्दे मिल जाए और हम फेमस हो जाए, उसके बाद हम घर पे बैठ जाए, तो ऐसे लीडर हमें फिर पसंद नहीं आए। ठीक बात। आप बताइए, कोई यूथ लीडर आपको पसंद नहीं? नहीं, मेरे को कोई यूथ लीडर पसंद कोई यूथ लीडर पसंद नहीं? अरे यार, जिग्नेश मेवाणी, यू लाइक जिग्नेश? वडगाम एमएलए है, उनका यूथ स्पीच, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स सारी तरह से अच्छे हैं वो, और आगे भी वडगाम का नाम रोशन करे, वैसे है। आप वडगाम से? आप बताइए, कोई यूथ लीडर नहीं पसंद आपको? कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, कोई आइडिया नहीं। आप बताइए। चलो, कोई लीडर, कोई पसंद ही नहीं? अच्छा, कोई लीडर ही बता दो यार, गुजरात का लीडर कौन सबसे अच्छा लगता है? ना यूथ नहीं, कोई और? पहले हार्दिक पटेल पे था कि कुछ करेंगे, पर वो पसंद नहीं है। भरोसा टूट गया। कोई आइडिया ही नहीं। अब नहीं, अभी इधर 3 और हैं, फिर आखिरी में इनसे लेंगे हम। बताइए, कौन सा यूथ लीडर आपको पसंद है? गुजरात में तो अभी हमारे एरिया का मैं बोलता हूँ, शैलेश सोट्टा है अभी तो धारासभ्य। अच्छा, ये अच्छा काम कर रहे हैं। आप बताइए। हमारे तो मतलब केयूर भाई रोकड़िया थे, वही मतलब अच्छे से कर रहे थे। पूरा नाम बताइए। केयूर भाई रोकड़िया आपको पसंद है? हाँ। आप बताइए, आप तो बहुत सारे लीडरों को जानते हैं, सबके बारे में कौन आपको पसंद है? भारत डांगर इज माई फेवरेट यूथ पॉलिटिकल लीडर। उन्होंने पहले एमएस यूनिवर्सिटी से अपना स्टडीज़ कंप्लीट किया, तब वो एमएस यूनिवर्सिटी के एक स्ट्रॉन्ग लीडर थे। फिर उनके बाद उनको भाजपा में उनको मेयर का काम दिया, और उन्होंने मेयर का काम भी वडोदरा में बहुत अच्छे से किया है, इसलिए वो हमेशा से मेरे फेवरेट रहे। आप बताइए। आप जहाँ तक कि मैंने यहाँ देखा है और सुना है, जिग्नेश मेवानी मुझे लगता है कि काफ़ी प्रभावशाली यहाँ के युवा नेता हैं,
बिकॉज क्योंकि उनके काम करने का तरीका, उनके सोचने का तरीका और जो उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बदलाव लेके आए हैं, भले ही वो एक ऑक्सीजन प्लांट हो एट द टाइम ऑफ कोरोना, सो काफ़ी उन्होंने अच्छे बदलाव किए हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि वही सबसे जब उनको अरेस्ट कर लिया था पुलिस ने फिर मैम वो तो आप लोगों ने क्या हाँ वो महिला के साथ जो छेड़खानी का आरोप लगा था उसके तहत तो उनको आप अरेस्ट लोगों किया की बड़ी गया था। हिस्टोरिकल ये यूनिवर्सिटी है, कुछ लोग, कुछ ऐसे लीडर, कुछ जिन्होंने गुजरात की पॉलिटिक्स में बड़ा काम किया, ऐसे कोई लीडर हैं यहाँ से जिनके बारे में बताना चाहें आप लोग? नहीं, एक्चुअली एमएस यूनिवर्सिटी से तो ऐसे नहीं निकले। भरत डांगर, जैसे कि उन्होंने बात किया, भरत डांगर यहाँ से निकले हुए। अपन बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि वहाँ के वो डायरेक्टर थे, उसमें भी उनका एक केस चल रहा है एक्चुअली। उनमें फ्रॉड के उन्होंने घोटाला किया था, हाँ, वो उसमें घोटाले का उनके ऊपर भी केस चल रहा है। तो फिलहाल ऐसे तो कोई हमारे यूथ लीडर। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन हम आप लोग से पूछेंगे क्योंकि गुजरात की जब बात करते हैं तो 2002 राइट्स का हमेशा मेंशन होता है और आप लोग सब उसके बाद ही पैदा हुए हैं और इस उसके पहले भी 2 साल आगे, लेकिन मतलब होश तो सब लोग समान है बाद में। ओके। और इस बार भी नवरात्रि के टाइम हमें कुछ न्यूज़ सुनने को मिला कि खेड़ा में पुलिस ने लोगों को पीटा, कुछ पथराव की बातें हुई, फिर कई बातें हुई कि नवरात्रि पंडाल में नहीं घुस सकते। तो आप लोग इन सब के बारे में क्या सोचते हैं? और कंपेयर टू आपके फादर की जनरेशन, क्योंकि आपके पेरेंट्स भी बात करते होंगे गुजरात के बारे में प्री 2002, क्या आपको लगता है कम्युनलिज्म के इशू में, हिंदू मुस्लिम के इशू में अब स्थिति अच्छी है पहले से या और बिगड़ी है? या कम्युनलिज्म के बारे में आप कुछ कहना चाहें तो बोलना चाहें? पहले की बात करें तो हमारे वडोदरा में काफ़ी राइट्स होते थे। पहले एक दिन भी ऐसा नहीं था जब राइट्स नहीं होते थे सिटी साइड एरिया में, और वो राइट्स के कारण पूरा शहर हमारा तबाह हो जाता था। फिर ये सरकार भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के आने के बाद ये क्लियरली अभी तो टोटली बंद हो गया है। कभी कभार 1-2 बार वो राइट्स होते हैं, वो भी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो जाते हैं, लेकिन पहले जैसी स्थिति अब रही नहीं है। तो हिंदू मुस्लिम के बीच में ज़्यादा तनाव आपको नहीं लगता यहाँ पे? नहीं है, हिंदुओं को मुस्लिम से इशू नहीं है? नहीं, इशू भी नहीं। और और जब नवरात्रि मुस्लिम में ये सब होता है तो आपको क्या लगता है? नवरात्रि में ज़्यादातर नहीं होता, ये ज़्यादातर गणेश चतुर्थी के टाइम पे होता रहता है। हाँ। क्योंकि वो गणेश जी और मोहर्रम एक ही दिन में वो विसर्जन वो सब आ जाता है, तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये राइट्स हो जाते हैं। हाँ। और इसी कारण फिर राइट्स। कम्युनलिज्म के इशू पे कोई बोलना चाहता है? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो अभी तक ऐसा हिंदू और मुस्लिम्स में कोई टेंशन दिखी नहीं है। हाँ। और मेरे को ऐसा लगता है कि लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। हाँ। मतलब कैसे? लोग कैसे जिम्मेदार हैं? हाँ। क्योंकि मैम जो आपने देखा हो, जो मैंने लोग जो बात काफ़ी छोटी होती है उसको भी काफ़ी बड़ा चढ़ा के उसका प्रचार कर देते हैं। जो आजकल आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जो न्यूज़ सही नहीं है वो भी चल जाती है, तो उसकी वजह से लोगों में टेंशन बढ़ जाती है। वरना ऐसा मैंने तो आज तक देखा है नहीं, मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ पे। कोई और? जो ये हिंदू मुस्लिम की जो बात रही, ये इलेक्शन के टाइम पे ही मुद्दा क्यों आता है? हाँ। इलेक्शन से पहले नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन एज ए यूथ आपने ये देखा है, नोटिस किया, आपको क्या लगता है हिंदू मुस्लिम रिलेशनशिप्स के बीच में तनाव है, नहीं है? 2002 के बाद बेटर है? मुझे तनाव नहीं लगता है। मुझे गुजरात में तो बिल्कुल नहीं लगता है, गुजरात में सही है। परंतु यहाँ पे जैसे कि चीज़ों को मीडिया के माध्यम से भी बढ़ाया जाता है। देखा जाए तो मीडिया में जो डिबेट्स वगैरह चलते हैं, अलग अलग डिबेट्स में जिनको बुलाया जाता है, डिबेट्स के माध्यम से भी छोटी छोटी बातों को बड़ा सा एक मुद्दा बना के अलग अलग उसको प्रस्तुत किया जाता है। अच्छा, मीडिया की बातें, तो आपका फेवरेट चैनल कौन सा है? ऐसा तो सभी फेवरेट ही, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी एबीपी न्यूज़ आपके लिए? आज तक। अच्छा, एंकर कौन मेरे लिए भी आज तक। अच्छा, एंकर्स कौन पसंद है? मेरे को अंजना ओम कश्यप और श्वेता सिंह अच्छे लगते हैं। गुड। और नहीं, उनका बोलने का जो है अच्छा है। स्टैंड बहुत अच्छा है। और लेकिन आपको लगता है वो इनफ इश्यूज उठाती हैं? हाँ, वो बिल्कुल। अनएम्प्लॉयमेंट की और ये सब की? नो इश्यूज, देखिए जिस हिसाब से डिबेट की जाती है, जो मुद्दा उनको दिया जाता है वही मुद्दा वो बोलेंगे, राइट? जो उनको दिया जाता है वही वो काम करेंगे। कौन दे रहा है मुद्दा? मुद्दा आज तक की टीम देगी। अच्छा, डायरेक्टर्स देंगे। मैडम मुझे ये लगता है कि जो मीडिया है, आई थिंक दिस इज द 4th पिलर ऑफ आवर डेमोक्रेसी। इनको अपना काम अच्छे से करना चाहिए। बट हु इज योर फेवरेट एंकर या चैनल? माय फेवरेट एंकर इज रवीश कुमार। रवीश कुमार एंड लग रहा था तुमको देख के बहुत पहले से। फेवरेट चैनल? आज तक। आज तक। संदेश न्यूज़पेपर। मैम एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि भारत जो देश है, जो इतना विकासशील नहीं है, तो इसमें जो मीडिया है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो इश्यूज़ हैं देश के लोगों तक पहुँचाने का। बट मैम मीडिया क्या कर रहा है, आई थिंक मैं क्या ही बोलूँ अभी, जो इश्यूज़ है वो लोगों तक नहीं पहुँचा पा रहा है, और वो इजीली उनको आई डोंट हैव भ्रमित कर दे रहा है। रवीश कुमार के बाद बाकी लोगों हाँ। को भी इनके भी एंकर और हाँ। मीडिया से जान लिया जाए ना। आज तक सबका फेवरेट है यहाँ आज पे। तक। हाँ। अच्छा, और इसीलिए कौन से नंबर एंकर 1 है। पसंद है? एंकर आपका नाम बता दो। नहीं, बताओ कौन है? अर्नब गोस्वामी। अर्नब गोस्वामी आपको पसंद है? वो तो आर भारत में, रिपब्लिक में। हाँ, पर
उनकी अर्नब को क्या anchoring अच्छा मेरे को लगता अच्छी है? लगती है अच्छा। कि उनकी जो लेवल ऑफ स्पीच है और जो उनके क्वेश्चंस है वो अग्रेशन एग्रेशन सीएम मतलब अर्नब गोस्वामी, उनका जो बोलने का टोन है और जो उनके क्वेश्चन पूछने के और जो सरकार को वो कहना चाहते हैं, तो सरकार को मतलब उस टाइम जब अभी जैसे कि उनके ऊपर एक केस हुआ था और वो गए थे जेल में, तो उनका हाँ। उनके जो बोलने का टोन उससे एक्शन लिए जाते सरकार के अंदर और उनका तरफ से ही सब। तो आपको भी उनका अग्रेशन पसंद है? मैं पहले थे वो ईशुदान गढ़वी VTV के। वो तो आप चले गए। हाँ, वो आप बहुत चले गए अच्छे अभी। तरीके से तुमने हाँ। अपना चुना है, सारे दरवाजे खोलते हुए। ग्रेट, थैंक यू सो मच। ये हमारा छोटा सा इलेक्शन शो था MSU यूनिवर्सिटी से। आई होप यू लाइक्ड इट। यहाँ से हमने अभी काफ़ी रिपोर्ट्स करी है। एक रिपोर्ट करी है स्टैचू ऑफ यूनिटी पे, तो वो ज़रूर देखिएगा। काफ़ी डिटेल्ड हाफ एन आवर की रिपोर्ट है, कैच दैट। हमने इंटरव्यूज़ भी करे हैं काफ़ी सारे, तो अनदर इलेक्शन शो की प्लेलिस्ट में आपको काफ़ी इंटरव्यूज़ दिखेंगे जो अतुल ने करे हैं, जो मैंने करे हैं, तो वो भी चेकआउट करिएगा। और ये पूरा जो प्रोजेक्ट है हमारा इलेक्शन शोज़ का, वो पूरा सब्सक्राइबर फंडेड है। एवरीथिंग इज़ बीइंग पेड फॉर थ्रू आवर NL Sena प्रोजेक्ट। सो प्लीज़ newslaundry.com/NL Sena पे जाइए और जितना कंट्रीब्यूट आप करना चाहेंगे ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनदर इलेक्शन शो। सब देख लिया? अब ये देखिए, Will we put out an opinion poll?